नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मंडे ब्रीफ, योर वीकली रेगुलेटरी एंड पॉलिसी अपडेट। नमस्ते। हाँ, यहाँ हम हर हफ्ते के जो ज़रूरी रेगुलेटरी और पॉलिसी अपडेट्स हैं उनको बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं ताकि सब इन्फॉर्म्ड रह सकें। आज हम कवर करेंगे फाइनेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमी और ईएसजी के इंपॉर्टेंट अपडेट्स और हाँ, इनका सिंपल एनालिसिस भी शेयर करेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि इन सबका मतलब क्या है। तो शुरू करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स और रेगुलेशन से। सेबी की तरफ से इस हफ्ते काफ़ी कुछ हुआ है ना? हाँ, खासकर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को लेकर एक जरूरी एडवाइजरी आई है फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग स्कीम्स के खिलाफ। हाँ, ये 22 अगस्त की एडवाइजरी है और काफ़ी टाइमली है एक्चुअली। सेबी ने इन्वेस्टर्स को आगाह किया है उन स्कीम्स से जो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या एप्स पर एफपीआईज या एफआईआईज के जरिए स्टॉक मार्केट एक्सेस देने का झूठा वादा करती हैं। एफपीआईज मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। एग्जैक्टली, विदेशी निवेशक जो होते हैं उनके नाम पर ये स्कीम्स चलती हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि एफपीआई इन्वेस्टमेंट रूट आमतौर पर रेजिडेंट इंडियंस के लिए अवेलेबल नहीं है। हाँ, कुछ गिने चुने एक्सेप्शंस हैं जो सेबी एफपीआई रेगुलेशंस 2019 में हैं, पर मोस्टली नहीं। अच्छा, और ये स्कीम्स अट्रैक्ट कैसे करती हैं इन्वेस्टर्स को? मतलब क्या रेड फ्लैग्स हैं जिनका ध्यान रखा जाए? देखिए, ये अक्सर अनबिलीवेबल प्रोमिसेस करती हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग अकाउंट्स मिलेंगे या डिस्काउंटेड प्राइस पे आईपीओज या फिर आईपीओ में गारंटीड अलॉटमेंट। गारंटीड? वो तो मुश्किल है। बिल्कुल। या फिर कहते हैं कि एंकर बुक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या ब्लॉक ट्रेड्स में डिस्काउंट मिलेगा। ये सब झूठे दावे हैं। बेसिकली ये इन्वेस्टर्स के फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का फायदा उठाती हैं। लोग सोचते हैं कहीं मौका छूट ना जाए। तो सेबी की सलाह क्या है इस पे? सीधी सलाह है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सेबी की वेबसाइट पर उस एंटिटी की रजिस्ट्रेशन स्टेटस जरूर चेक करें और हमेशा सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज के ऑफिशियल ऐप्स ही इस्तेमाल करें। थोड़ी सी ड्यू डिलिजेंस और आप बच सकते हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से जुड़ता हुआ एक और इनिशिएटिव है हैदराबाद में, है ना? बिल्कुल। सेबी और आईईपीएफए, यह इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर है, ये दोनों मिलकर 30 अगस्त को हैदराबाद में एक निवेशक शिविर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छा, निवेशक शिविर। हाँ, इसमें मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, एमआईआईज कहते हैं इन्हें, और आरटीएस यानी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, ये सब कोलैबोरेट कर रहे हैं। इस शिविर का मेन मकसद है इन्वेस्टर्स के पुराने अटके हुए इश्यूज रिजॉल्व करना। जैसे 6-7 साल से पेंडिंग अनपेड डिविडेंड्स हैं, उन्हें ट्रांसफर करवाना या फिर कंपनी के साथ केवाईसी और नॉमिनेशन अपडेट्स में हेल्प करना। और जो आईपीएफए के पास अनक्लेम्ड शेयर्स या डिविडेंड्स के पेंडिंग क्लेम्स हैं, उनको सुलझाना। तो ये एक अच्छी ग्राउंड लेवल कोशिश है इन्वेस्टर की मदद करने की। ठीक है। और सेबी में कुछ इंटरनल डेवलपमेंट्स भी हुए हैं, प्रमोशंस वगैरह? हाँ, 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो 3 चीफ जनरल मैनेजर्स को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। श्री अवनीश पांडे हैं, वो आईटी डिपार्टमेंट देखेंगे। श्री संजय चंद्रकांत पुराव हैं, उनके पास इन्वेस्टिगेशंस, रिकवरी और इंटरनल इन्वेस्टिगेशन है। और श्री अमित प्रधान लीगल अफेयर्स और प्रोसिक्यूशन सेटलमेंट डिपार्टमेंट देखेंगे। तो ये प्रमोशंस क्या सिग्निफाई करते हैं? कोई स्पेसिफिक फोकस एरियाज? एक तरह से हाँ, ये सेबी के बढ़ते फोकस एरियाज को दिखाता है, जैसे आईटी मतलब टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी पर जोर, इन्वेस्टिगेशंस मतलब मार्केट इंटेग्रिटी और एनफोर्समेंट, और लीगल मतलब फ्रेमवर्क को स्ट्रीमलाइन करना। तो ये स्ट्रैटेजिक मूव्स लगते हैं। और दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात है स्टॉक ब्रोकर्स के लिए, जो ब्रोकर्स मार्जिन ट्रेडिंग की सुविधा देते हैं, यानी इन्वेस्टर्स को शेयर्स खरीदने के लिए उधार, उनके लिए हाफ ईयरली नेटवर्थ सर्टिफिकेट जमा करने की टाइमलाइन थोड़ी रिलैक्स कर दी गई है। कितनी रिलैक्स हुई है? अब मार्च एंड के लिए 60 दिन मिलेंगे, पहले 30 अप्रैल तक था, और सितंबर एंड के लिए 45 दिन, पहले 31 अक्टूबर तक था। ये बदलाव बेसिकली लिस्टेड कंपनीज के फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेरेशन की टाइमलाइन के साथ अलाइन करने के लिए किया गया है। थोड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा ब्रोकर्स के लिए। कंप्लायंस में थोड़ी सांस लेने की जगह साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क यानी सीएससीआरएफ पर कुछ टेक्निकल क्लैरिफिकेशंस जारी किए हैं। ये रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए हैं। आरईज मतलब कौन आते हैं इसमें? आरईज में सभी सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज आते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, सब। ये क्लैरिफिकेशंस कुछ चीजें क्लियर करते हैं, जैसे अगर कोई एंटिटी मल्टीपल रेगुलेटर्स के अंदर आती है तो क्या प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल पॉइंट्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, मर्चेंट बैंकर्स का रीकैटेगराइजेशन और सीआरटी इनकी ऑडिट गाइडलाइंस। तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर में साइबर थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ये फ्रेमवर्क और क्लैरिफिकेशंस मार्केट की स्टेबिलिटी और सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर डेटा की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। कंप्लायंस को और मजबूत करने का ये एक कदम है। ठीक है। सेबी के बाद अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ देखते हैं। उन्होंने Q1 यानी अप्रैल से जून 2025 के लिए प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर के परफॉर्मेंस पर डेटा जारी किया है। क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं? हाँ, आरबीआई का ये डेटा लगभग 3079 लिस्टेड प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के रिजल्ट्स पर बेस्ड है। जो मुख्य बात सामने आई है वो ये है कि सेल्स ग्रोथ थोड़ी धीमी हुई है। ईयर ऑन ईयर मतलब पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले सेल्स ग्रोथ 5.5% रही। और पिछले क्वार्टर में कितनी थी? पिछले क्वार्टर यानी जन-मार्च 2025 में ये 7.5% थी, तो थोड़ी कमी आई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ग्रोथ 5.3% पर स्लो हुई, जिसमें पेट्रोलियम इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कम रहा, और आईटी सेक्टर, जो हमेशा से एक की ग्रोथ ड्राइवर रहा है,
उसकी सेल्स ग्रोथ भी 8.6% से घटकर 6.0% पर आ गई। तो इस डेटा से क्या बड़ा सिग्नल मिल रहा है इकोनॉमी के लिए? कोई चिंता की बात? ये चिंता कहना शायद जल्दी होगा, लेकिन ये डेटा कुछ हद तक इकोनॉमिक मोमेंटम में नरमी का संकेत तो दे रहा है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और आईटी जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में। ये आने वाले समय में कंपनीज की इन्वेस्टमेंट प्लान्स और शायद ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट को भी थोड़ा अफेक्ट कर सकता है। अभी ये सिर्फ एक क्वार्टर का डेटा है, पर इस पर नजर रखना जरूरी होगा। अच्छा, अब मार्केट कंपटीशन पे फोकस करते हैं। हम्म। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई ने एक बड़े एक्विजिशन को मंजूरी दी है, अदानी ग्रुप और जयप्रकाश एसोसिएट्स का। सही। सीसीआई ने 26 अगस्त को अदानी ग्रुप को जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड यानी जाल की 100% तक हिस्सेदारी एक्वायर करने की अनुमति दे दी है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट ये है कि जाल फिलहाल आईबीसी प्रोसेस में है। आईबीसी मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। हाँ बिल्कुल, 2016 वाला कोड। जाल कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस से गुजर रहा है, एनसीएलटी इलाहाबाद बेंच के निर्देशों पर। एनसीएलटी कंपनी लॉ मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट जैसा है। तो ये एक्विजिशन इंफ्रास्ट्रक्चर या शायद सीमेंट सेक्टर में एक बड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, और आईबीसी के थ्रू स्ट्रेस्ड एसेट्स के रेजोल्यूशन का ये एक और एग्जाम्पल है। अदानी ग्रुप का मार्केट में प्रेजेंस इससे और बढ़ेगा। सीसीआई से जुड़ी एक और दिलचस्प खबर है। डेटा प्राइवेसी और कंपटीशन के बीच क्या कनेक्शन है, इस पर मीटी के साथ मीटिंग हुई है। ये बहुत ही रेलेवेंट मुद्दा है आज की डिजिटल जमाने में। जी। 28 अगस्त को सीसीआई के चेयरपर्सन और मेंबर्स ने मीटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की। फोकस था डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट डीपीडीपी एक्ट 2023 और कंपटीशन एक्ट के बीच के इंटरफेस पर। डीपीडीपी एक्ट, ये नया डेटा प्रोटेक्शन लॉ है ना? हाँ वही। ये पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग के नियम बनाता है। देखिए, डिजिटल इकोनॉमी में डेटा सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, लेकिन इससे प्राइवेसी की चिंता भी बढ़ती है और मार्केट पावर कॉन्सेंट्रेशन की भी। तो इस मीटिंग का क्या आउटकम या ऑब्जेक्टिव था? ऑब्जेक्टिव ये था कि दोनों रेगुलेटर्स, मेटी जो डेटा प्राइवेसी देखता है और सीसीआई जो कंपटीशन देखता है, मिलकर काम करें ताकि एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जा सके जो ट्रांसपेरेंट हो, कॉम्पिटिटिव हो, इनोवेशन को बढ़ावा दे और साथ ही कंज्यूमर्स और बिजनेसेस के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करे। ये कोऑर्डिनेशन टेक कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा आगे चलकर। चलिए अब गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और पॉलिसी की तरफ चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पेंशन सिस्टम को लेकर एक अपडेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक वन टाइम वन वे स्विच का ऑप्शन दिया है। वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस से नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में जा सकते हैं। यूपीएस और एनपीएस में क्या फर्क है मोटे तौर पर? देखिए, यूपीएस में शायद कुछ डिफाइंड बेनिफिट एलिमेंट्स हैं, क्योंकि अश्योर्ड पे आउट्स का जिक्र है, मतलब रिटर्न शायद फिक्स्ड या प्रेडिक्टेबल हो, जबकि एनपीएस एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है जहां रिटर्न मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। तो अब जो एम्प्लॉइज 30 सितंबर 2025 से पहले यूपीएस ऑप्ट करते हैं, उनके लिए अलग बात है, लेकिन जो ऑलरेडी यूपीएस में हैं, वो अब एनपीएस में स्विच कर सकते हैं। ये स्विच रिटायरमेंट से 1 साल पहले तक किया जा सकता है। तो इससे एम्प्लॉयज को क्या फायदा होगा? इससे एम्प्लॉइज को अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अधिक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। वो अपने रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से चूज कर सकते हैं कि उनके लिए यूपीएस बेहतर है या एनपीएस। फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक और फैसला टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ा है। कॉटन इंपोर्ट्स पर ड्यूटी एग्जेम्पशन बढ़ा दी गई है। बिल्कुल। कॉटन, जिसका एचएस कोड 5201 है, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी एग्जेम्पशन पहले 30 सितंबर 2025 को खत्म हो रही थी। अब उसे 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इसका रीजन क्या दिया गया है? सरकार का कहना है कि इससे इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कॉटन की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट मिलेगा। इसका सीधा असर यह होगा कि टेक्सटाइल मिल्स को सस्ता इंपोर्टेड कॉटन मिल सकेगा, जिससे उनका रॉ मटेरियल कॉस्ट प्रेशर कम हो सकता है। और इसका डोमेस्टिक कॉटन फार्मर्स पर क्या असर हो सकता है? हाँ, ये एक पॉइंट है। डोमेस्टिक कॉटन प्राइसेस पर थोड़ा डाउनवर्ड प्रेशर आ सकता है, लेकिन फिलहाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कॉस्ट प्रेशर्स झेल रही थी, उसके लिए एक पॉजिटिव कदम है। अब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। महिलाओं की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन पर कुछ इनकरेजिंग डेटा आया है, ऐसा सुना है। हाँ बिल्कुल। एक प्रेस रिलीज में बताया गया है कि 2047 तक विकसित भारत के लिए 70% विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन का लक्ष्य है और इस दिशा में प्रोग्रेस भी हो रही है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी पीएलएफएस का डेटा ये दिखा रहा है। पीएलएफएस डेटा क्या कहता है? पीएलएफएस डेटा जो एनएसओ कंडक्ट करता है बताता है कि विमेन्स वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट WPR यानी काम करने वाली या काम ढूंढने वाली महिलाओं का परसेंटेज काफी बड़ा है। 2017-18 में ये 22% था, जो 2023-24 में बढ़कर 40.3% हो गया है। ये सब्सटेंशियल जंप है। वाओ, 22 से 40%। और अनएम्प्लॉयमेंट? हाँ, महिलाओं के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट UR भी कम हुआ है। 2017-18 में 5.6% था, जो 2023-24 में घटकर 3.2% हो गया है। तो ये WPR का बढ़ना और UR का घटना ये क्या सिग्निफाई करते हैं? ये बहुत अच्छा है। और UR का घटना मतलब बेरोजगारी कम हो रही है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि रूरल एरियाज में महिला रोजगार में 96% की वृद्धि देखी गई है इस पीरियड में। 96%, काफी ज्यादा है। हाँ, तो ये ट्रेंड्स सोशल एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
इसके पीछे सरकारी योजनाएं, बढ़ती शिक्षा, बदलते सामाजिक नजरिए, सबका योगदान हो सकता है। हालांकि अभी भी 70% का लक्ष्य दूर है, पर डायरेक्शन सही लग रहा है। अच्छा, अब इकोनॉमी और इंडस्ट्री सेक्शन में आते हैं। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है सितंबर में। उससे पहले सीबीआईसी ने कुछ कहा है। सही। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स सीबीआईसी ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अपील की है कि वो जीएसटी रेट्स पर स्पेक्यूलेशन या अनुमान लगाने से बचें। क्यों? क्या वजह है? उनका कहना है कि जीएसटी रेट्स पर फैसले सिर्फ और सिर्फ जीएसटी काउंसिल में होते हैं, जहां सेंटर और सभी स्टेट्स मिलकर कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं। मीटिंग से पहले जो अफवाहें उड़ती हैं, उनसे मार्केट में बेवजह उथल-पुथल हो सकती है, वॉलेटिलिटी आ सकती है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग 3 और 4 सितंबर को है। उसके बाद ही ऑफिशियल जानकारी आएगी। तो ये एक तरह से मार्केट को शांत रखने और मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने की कोशिश है। ठीक है। इकोनॉमी पर एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन की भी काफी चर्चा हो रही है ईवाई की रिपोर्ट से। इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बात। हाँ, ये EY इकोनॉमी वॉच रिपोर्ट है। उनका अनुमान है कि अगर इंडिया और यूएस अपनी प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट्स पर चलते रहे तो 2038 तक इंडिया परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी के टर्म्स में यूएस को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। पीपीपी टर्म्स मतलब सिंपल शब्दों में? पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी एक तरीका है अलग अलग देशों की करेंसी की एक्चुअल बाइंग पावर को कंपेयर करने का। इसमें लिविंग कॉस्ट को एडजस्ट किया जाता है। तो पीपीपी टर्म्स में रैंकिंग कभी-कभी नॉमिनल जीडीपी रैंकिंग से अलग होती है। रिपोर्ट का अनुमान है कि 2030 तक इंडिया की इकोनॉमी पीपीपी टर्म्स में $34.2 ट्रिलियन हो सकती है। ये प्रोजेक्शन किस बेसिस पर है? ये प्रोजेक्शन IMF के 2028 से 2030 के लिए इंडिया के एवरेज 6.5% और यूएस के 2.1% ग्रोथ एस्टिमेट्स पर बेस्ड है। और फिर ये अज्यूम किया गया है कि ये रेट्स 2030 के बाद भी कंटिन्यू रहेंगी। तो इस प्रोजेक्शन का की टेकअवे क्या है? सिर्फ रैंकिंग या कुछ और भी? देखिए, रैंकिंग तो हेडलाइन बन जाती है, लेकिन इसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन है वो जरूरी है। यानी इंडिया का लगातार कंसिस्टेंटली 6.5% या उससे ज्यादा की हाई ग्रोथ रेट मेंटेन करना अगले लगभग 15 साल तक। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कंसिडरिंग ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और डोमेस्टिक रिफॉर्म्स की जरूरतें। तो टेक अवे सिर्फ रैंकिंग नहीं, बल्कि उस रैंकिंग तक पहुंचने के लिए जरूरी सस्टेन्ड हाई ग्रोथ की इंपेरेटिव है। कॉन्टिन्यूअस एफर्ट लगेगा। बिल्कुल। और इकोनॉमी से जुड़ी एक सिग्निफिकेंट अपॉइंटमेंट भी हुई है आरबीआई के एक्स गवर्नर से रिलेटेड। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने उनकी 3 साल की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये एक काफी महत्वपूर्ण इंटरनेशनल पोस्टिंग है। डॉक्टर पटेल का अनुभव, खासकर इंडियन इकोनॉमी और सेंट्रल बैंकिंग का, उनकी प्रेजेंस IMF में इंडिया और दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज के पर्सपेक्टिव्स को रखने में मदद करेगी। वो पॉलिसी डिस्कशंस पर जरूर प्रभाव डाल सकते हैं। चलिए अब हमारे आखिरी सेक्शन ESG एंड सस्टेनेबिलिटी पर चलते हैं। पहले क्विक रिमाइंडर, ESG क्या है एक बार फिर से? जरूर। ESG यानी एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, ये 3 पिलर्स हैं जिनके बेसिस पर कंपनीज की सस्टेनेबिलिटी और एथिकल इम्पैक्ट को इवैल्यूएट किया जाता है। एनवायरमेंट में क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, रिसोर्स मैनेजमेंट आता है। सोशल में एम्प्लॉय रिलेशंस, ह्यूमन राइट्स, कम्युनिटी इम्पैक्ट, और गवर्नेंस में बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एग्जीक्यूटिव पे, ये सब चीजें। बेसिकली अब इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स सिर्फ फाइनेंशियल रिटर्न्स नहीं देख रहे हैं, बल्कि ये भी देख रहे हैं कि कंपनी कितनी रिस्पॉन्सिबल है। तो इस हफ्ते ESG फ्रंट पर क्या अपडेट्स हैं? काफी कंपनीज के नाम है इस बार लिस्ट में। हाँ, काफी डाइवर्स एग्जांपल्स हैं इस बार। पहले देखते हैं कॉर्पोरेट इंटीग्रेशन और डिकार्बनाइजेशन के एफर्ट्स। जैसे टेक महिंद्रा, उन्होंने अपनी सस्टेनेबिलिटी ऑफरिंग्स को बढ़ाया है। ESG कंसल्टिंग, ESG सॉल्यूशंस जैसे ग्रीन IT, कार्बन अकाउंटिंग, ESG डेटा मैनेजमेंट, ये सब। ये दिखाता है कि IT सेक्टर में भी ESG सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है। और एनर्जी सेक्टर से? हाँ, एनर्जी जायंट टोटल एनर्जीज ने अपने एमिशन रिडक्शन टारगेट्स को और एम्बिशियस बनाया है। उन्होंने 2020 के कंपैरिजन में स्कोप 1 और 2 एमिशंस 2025 तक 37 MT CO2e से कम रखने का टारगेट लिया है। स्कोप 1 और 2 एमिशंस क्या होते हैं? स्कोप 1 होते हैं डायरेक्ट एमिशंस, जो कंपनी के ऑपरेशन से होते हैं, जैसे फैक्ट्री से या गाड़ियों से। स्कोप 2 होते हैं इनडायरेक्ट एमिशंस, जो कंपनी द्वारा खरीदी गई एनर्जी, जैसे बिजली के जनरेशन से होते हैं। तो टोटल एनर्जीज, लो कार्बन LNG, रिन्यूएबल्स और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी विमानों के लिए साफ ईंधन में भी इन्वेस्ट कर रही है। ये फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री के ट्रांजिशन का एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। और कुछ एग्जांपल्स हैं जहां ESG कोर बिजनेस स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन रहा है, सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं। एग्जैक्टली। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। जैसे आइसलैंड का आर्यन बैंक के HF, उन्होंने टारगेट सेट किया है कि उनकी लोन बुक का कम से कम 20% सस्टेनेबल लेंडिंग होगी। साथ ही ऑपरेशंस में 80% एमिशन रिडक्शन का गोल है, 90% वेस्ट सॉर्टिंग, सिर्फ 100% रीन्यूएबल एनर्जी वाली गाड़ियां खरीदना और अपने 90% नए सप्लायर्स का ESG असेसमेंट करना। ये दिखाता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे सस्टेनेबिलिटी को लेंडिंग से लेकर प्रोक्योरमेंट तक हर चीज में एम्बेड कर रहे हैं। और इंडिया से कोई एग्जांपल? हाँ, इंडिया से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का एग्जांपल काफी प्रभावशाली है।
उन्होंने अपने स्कोप 1 एंड 2 कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव कर ली है, 72% पैकेजिंग रिसाइक्लेबल बना दी है, जो उनके टारगेट से भी आगे है। वर्कफोर्स में 45% महिलाएं हैं, ये भी टारगेट से आगे है। और इन सब एफर्ट्स की वजह से उनकी सस्टेनेबिलिटिक्स ESG रिस्क रेटिंग भी इंप्रूव हुई है, मीडियम रिस्क कैटेगरी में आ गए हैं। उन्हें रिकॉग्निशन भी मिली है मोस्ट सस्टेनेबल कंज्यूमर गुड्स कंपनी इंडिया की। तो ये दर्शाता है कि कैसे कंपनी ESG को सिर्फ कंप्लायंस नहीं बल्कि एक परफॉर्मेंस ड्राइवर के रूप में देख रही है। ये था इस हफ्ते का मंडे ब्रीफ। देखने के लिए शुक्रिया। अगले सोमवार फिर मिलेंगे कुछ और जरूरी अपडेट्स के साथ। जाते जाते इन्फॉर्म्ड रहने के लिए इस अपडेट को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।